friends, welcome to my YouTube channel Harsimran Science Series. So our today's topic is fallopian tube, which is also known as oviduct and uterine tube. So we will discuss today in detail about the fallopian tube, its structure, its blood supply, nerve supply, etc. Okay, then we will start. Fallopian tube is an paired structure. As we know, these tubes are two in number, one on left and one on right. Okay. Then we will talk about the length of the fallopian tube. Then it is approx 10 centimeter. Then we will talk about the location of the fallopian tube. It is found in the medial 3/4 of the upper free region of broad ligament. कहाँ पाया जाता है ये? मीडियल 3/4 ऑफ द अपर फ्री रीजन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट. हमको ये इसकी डेफिनेशन से हो गई, हमको ये याद रखनी है. ओके. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी ये फैलोपियन ट्यूब होती है वो उसकी दो ओपनिंग होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है एक ओपनिंग ये रही और एक ओपनिंग ये रही. तो अगर हम बात करें ईच ट्यूब हैज टू ओपनिंग्स. कितनी ओपनिंग हो गई हर ट्यूब की? टू ओपनिंग्स हो गई. फर्स्ट वन इज इन द यूट्राइन कैविटी. फर्स्ट ओपनिंग इसको अपन को दिख रही है साफ साफ कि जो फर्स्ट ओपनिंग है इसकी यूट्राइन ट्यूब की या फैलोपियन ट्यूब की, वो किस में ओपन हो रही है? जाके अपने अपने यूटरस में. ठीक है. और सेकंड अगर इसकी हम ओपनिंग की बात करें तो जो हमारी इसकी सेकंड ओपनिंग होती है, ठीक है, वो पेल्विक ओपनिंग कहलाती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एब्डोमिनल ओस्टिया या ओस्टियम भी बोल सकते हैं इसको हम. ठीक है. तो जो इसकी दो ट्यूब, ये जो अपनी फैलोपियन ट्यूब है इसकी दो ओपनिंग हो गई. फर्स्ट ओपनिंग क्या कहलाई? यूटेराइन कैविटी. यूटेराइन कैविटी के अंदर ओपन होती है. सेकंड ओपनिंग जो होती है वो ये, इसको हम पेल्विक ओपनिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं इस रीजन को एब्डोमिनल ओस्टियम. ओके. अब अगर हम बात करें जो हमारी यूटेराइन कैविटी के अंदर जो इसकी ओपनिंग होती है वो लगभग उसका डायमीटर जो होता है वो 1 mm का होता है. और अगर एब्डोमिनल ओस्टियम की बात करें तो जो उसका डायमीटर होगा वो होगा 2 mm का. ओके. इतना समझ में आया सबको? ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स की, ठीक है, ये कोई इतना ज्यादा अपना क्या बोलते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल पार्ट है ये. ठीक है. हम इसके अंदर हम ओनली अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, इसके फिर हमने इसके ओपनिंग पढ़ी. अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं इसके पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब. सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या पार्ट दिख रहे हैं हमको. दिस पार्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल पार्ट, और इसका एक नाम और है जिसको हम बोलेंगे इंट्रामूरल पार्ट. या तो इस पार्ट को यहां से लगा के यहां तक, या तो इस पार्ट को इंटरस्टिशियल पार्ट बोल दो, या फिर इस पार्ट को इंट्रामूरल. एक ही बात है. फिर अगर हम इसकी ये वाली लेंथ की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस्टमस. लेंथ सबकी देखते जाना. इंटरस्टिशियल पार्ट या इंट्रामूरल पार्ट कितने सेंटीमीटर का है? 1.25 सेंटीमीटर का. उसके बाद ये यहां से लगा के यहां तक की जो लेंथ है इसकी वो क्या है? इस्टमस. ये है 3 to 4 सेंटीमीटर की. उसके बाद ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है? अपना एम्पुला. कितनी लेंथ हो गई इसकी? 5 सेंटीमीटर. ठीक है. और उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है ये कहलाता है इन्फंडिबुलम. इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर. तो अभी हम क्या करते हैं? इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. जो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है? इंटरस्टिशियल पार्ट और इंट्रा म्यूरल पार्ट. ओके. तो सबसे पहले हम जानते हैं जो इंटरस्टिशियल पार्ट या इंट्राम्यूरल पार्ट है वो किस में जाके ओपन हो रहा है या वो किस में लाई करता है? अपने
यूटेराइन कैविटी में। तो हम लिख सकते हैं लाइज इन यूटेराइन कैविटी। अब अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो जो इसकी लेंथ है कितनी बता रखी है अपन को, 1.25 सेंटीमीटर विथ अ डायमीटर ऑफ 1 mm। कितना डायमीटर हो गया इसका, 1 mm का डायमीटर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो सेकंड, हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है, कौन सा पार्ट है वो, इंटरस्टिशियल और इंट्रामुरल के बाद कौन सा पार्ट आता है अपना, यहां से लगा के यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ओके, जो हमारा इस्थमस पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है अपनी, ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी इसकी हो गई, 3 to 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर की बात करें हम इसकी, तो इसका जो डायमीटर होगा इसका डबल कर लो, 2 mm का इसका डायमीटर होगा, किसका, इस्थमस का। हमको ये याद रखना है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे धीरे धीरे जाके क्या होती जा रही है, वाइड होके यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइड हो गई वो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस पार्ट की बात करी जो बिल्कुल नैरो था, उसका डायमीटर कितना था, 1 mm। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा वाइड होंगे तो इस्थमस के जो डायमीटर हो गया वो 2 mm हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। इसका थर्ड पार्ट कौन सा है भाई, एम्पुला। सबने नाम सुना होगा, ये मोस्ट कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की, मतलब स्पर्म एंड ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस रीजन में होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा है अपना, एम्पुला। ठीक है, लिख देते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, अब अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, एम्पुला की लेंथ कितनी बताई अपन ने, 5 सेंटीमीटर। एंड अगर इसके डायमीटर की बात करें तो अप्रोक्स वो भी 4 to 5 मिलीमीटर का इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। फोर्थ पार्ट अगर इसका हम बात करें तो कौन सा है इसका फोर्थ पार्ट, इनफंडिबुलम। ये रहा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इसका क्या है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है अपने पास, 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। एंड अगर इसका हम डायमीटर की बात करें तो अप्रोक्स 6 mm का इसका डायमीटर होता है। ओके, ये हमारे हमने पार्ट्स की बात कर ली जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे फेलोपियन ट्यूब में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके इनफंडिबुलम के अंदर सबको ये दिख रहे होंगे, ये क्या है, फिम्ब्रिया। इनको अपन क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो जो एब्डोमिनल ओस्टिया की हमने बात करी थी, एब्डोमिनल ओस्टियम जो हमने बात करी थी, एब्डोमिनल ओस्टियम क्या था, जो हमारे एक दो ओपनिंग पढ़ी थी हमने फेलोपियन ट्यूब में। एक तो क्या होती है इसके अंदर यूटेराइन कैविटी के अंदर होती है, एक इसके ओवेरियन एंड में होती है, जिसको हम कौन सी ओपनिंग बोलते हैं, एब्डोमिनल ओस्टियम के अंदर। ठीक है, वो सराउंडेड होती है, द एब्डोमिनल ओस्टियम इज सराउंडेड बाय रेडिएटिंग फिम्ब्री। इससे सराउंडेड होते हैं वो, रेडिएटिंग फिम्ब्री से। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फिम्ब्री, इन्हीं सब में से ये, अब ये जो रेडिएटिंग फिम्ब्री, इसके अंदर एक बात जरूरी है, यहाँ पे अपन भूल गए कि ये जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं 20 से 25 इन नंबर। कितने होते हैं ये फिम्ब्री, रेडिएटिंग फिम्ब्री कितने पाए जाते हैं, 20 से 25। अब इन 20 से 25 में एक फिम्ब्री जो होता है वो अपना क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसका नाम है लार्जेस्ट फिम्ब्री का ओवेरियन, क्या नाम है उसका, सॉरी, फिम्ब्रिया ओवेरिका। उसका नाम होगा फिम्ब्रिया ओवेरिका। ठीक है, ये इसका अपन इसका नाम बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है ओवेरियन फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं इसको अपन, ओवेरियन फिम्ब्रे भी इसको हम बोल
सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो हमारा एब्डोमिनल ओस्टियम था वो सराउंडेड था किससे, रेडिएटिंग फिम्ब्रे से, जो कि कितने होते हैं 20 से 25 नंबर होते हैं। उन्हीं में से एक जो फिम्ब्रे होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो कि ओवेरी से अटैच होगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिया ओवेरिका बोलेंगे, या हम उसको बोलेंगे ओवेरियन फिम्ब्रे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी लेयर्स बोल दो या इसका स्ट्रक्चर बोल दो कि कितने लेयर से मिलकर ये बना होता है। ओके, तो ये मेनली किसी बुक्स में 3 लेयर होती है, किसी बुक्स में 4 लेयर, हम 4 लेयर की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जो इसकी हमारी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, वो होती है सिरोसा लेयर। कौन सी लेयर हो गई, सिरोसा। सेकेंड लेयर जो इसकी होती है वो होती है सब सिरोसा लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर की अगर हम इसकी बात करें तो थर्ड लेयर होती है लेमिना प्रोप्रिया। ओके, और फोर्थ लेयर की इसकी अगर हम बात करें तो फोर्थ लेयर को हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर होगी इसकी, सिरोसा, सब सिरोसा, लेमिना प्रोपेरिया एंड म्यूकस लेयर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिरोसा लेयर की। ओके, तो जो सिरोसा लेयर होती है वो किसको लाइन करती है या फिर किससे मिलकर बनी होती है, वो विसरल पेरिटोनियम से। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही है, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी सेकंड लेयर सब सिरोसा की, तो जो सब सिरोसा लेयर होती है उसके अंदर पाए जाते हैं एडवेंटिशियस टिश्यू। ओके, उसके बाद ब्लड वेसल्स, उसके बाद अगर हम बात करें तो लिम्फ वेसल्स। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें तो आउटर जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं, सबने पढ़ा होगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, एंड सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो इनर सर्कुलर मसल। ओके, तो कितने सब सिरोसा के अंदर क्या क्या हो गया अपने, एडवेंटिशियस टिश्यू हो गया, ब्लड वेसल हो गई, लिम्फ वेसल हो गई एंड स्मूथ मसल्स, जो कि 2 टाइप के बताए, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनर सर्कुलर मसल। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम इसकी थर्ड लेयर की बात करें लेमिना प्रोप्रिया की, ठीक है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो थर्ड लेयर होती है इसकी हमारी लेमिना प्रोप्रिया, किससे मिलकर बनी होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू से। इसके लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसकी फोर्थ लेयर की बात करें, इसको रब कर देते हैं क्योंकि वो फोर्थ लेयर थोड़ी बड़ी है अपनी। ठीक है, अगर हम इसकी फोर्थ लेयर की बात करें तो कौन सी बात बताइए मैंने, लेयर इसकी फोर्थ लेयर जो थी इसकी म्यूकस लेयर थी। ठीक है, अब म्यूकस लेयर जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 टाइप के डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, म्यूकस लेयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 different types of cells। फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ओके, फर्स्ट हमारा जो सेल हो गया म्यूकस लेयर के अंदर वो कौन सा है, हमारा कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब अगर हम बात करें कि कोलमनार सीलिएटेड सेल्स जो होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ठीक है, तो जो इनकी लोकेशन होती है, ठीक है, वो ओवेरियन रीजन के पास में होती है। क्या लिख सकते हैं हम, लोकेटेड नियर या फाउंड नियर ओवेरीज या ओवेरियन एंड लिख देते हैं हम इसको। कितने, अब हम बात करें जो म्यूकस लेयर है उसका टोटल कितना परसेंट होते हैं कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, तो लगभग 25% जो म्यूकस लेयर होती है
या 25% जो म्यूकस के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियल, और वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ओवेरियन एंड के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकेंड टाइप के सेल्स है इसके अंदर हमारे पास, वो है सिक्रीटरी सेल्स। कौन से हैं वो? सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, सिक्रीटरी सेल्स क्या करते हैं? कुछ सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां पाए जाते हैं? प्रेजेंट एट इस्थमस एंड। इस्थमस सबको दिख ही रहा होगा ऊपर डायग्राम में, ठीक है, वो ओवेरियन एंड पे मिल रहे थे, कोलमनार से रिलेटेड एपिथेलियल, ये कहां पे मिल रहे हैं? अपन को थोड़ा इस्थमस एंड की तरफ मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो कितने परसेंट होते हैं ये? तो ये टोटल के लगभग 60% होते हैं। मतलब म्यूकस लेयर के अंदर तीन टाइप के सेल्स बताए मैंने। फर्स्ट कौन सा है? कोलमनार से रिलेटेड, वो 25% पाए जाते हैं। सेकंड जो सेल्स है सिक्रीटरी, वो लगभग 60% सेल जो होते हैं वो म्यूकस ही होते हैं। म्यूकस लेयर के जो 60% सेल होते हैं वो क्या होते हैं? अपने सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा थर्ड टाइप के सेल्स है वो है पैग सेल्स। तो ये जो पैग सेल्स होते हैं ये एक तरीके से वेरिएंट है, सेम फॉर्म है, वेरिएंट ऑफ किसका? सिक्रीटरी सेल्स। सेम फंक्शन होगा, ठीक है, और ये भी कुछ मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनका फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है भाई, ठीक है, तो इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, तो इसका मेनली दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। क्या करता है ये? गैमेट्स का क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करें, प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प इन जाइगोट बाय सिक्रीटिंग फ्लूइड। कुछ जाइगोट की हेल्प भी करता है प्रोडक्शन वगैरह में, कुछ सीक्रेट फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? कुछ फ्लूइड सीक्रेट करता है जिससे कि जाइगोट का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब हमने इसकी क्या बात कर ली? फंक्शन के बारे में बात कर ली। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी इसकी आर्टीरियल सप्लाई, हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, ठीक है। ब्लड सप्लाई, ओके। अब ब्लड सप्लाई की अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें सबसे पहले, तो वही दो आर्टरी, फर्स्ट वन इज ओवेरियन आर्टरी एंड सेकंड वन इज यूट्राइन आर्टरी, ओके। ये दो आर्टरीज को आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। अगर हम वीनस ब्लड की बात करें, वीनस सप्लाई की, तो वीनस सप्लाई कौन करता है इसको? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, ओके। ड्रेन फिर करता है ये ओवेरियन वीन, ठीक है। अगर हम ये तो इसकी ब्लड सप्लाई की बात हो गई। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, नर्व सप्लाई की अगर हम इसकी बात करेंगे तो वही दोनों इसके अंदर सब नर्व आ जाएगी, ओवेरियन एंड यूट्राइन नर्व, ओके। लास्ट इसके अंदर अपना बचता है इसका डेवलपमेंट,
कि इस यूट्राइन डक्ट का या इस फेलोपियन डक्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो इसका डेवलपमेंट होता है वो जैसे कि हमने पिछले हमारे टॉपिक में बात करी थी जब हमने यूट्रस पढ़ा था, तो यूट्रस का डेवलपमेंट किससे हुआ था हमारा, किससे हुआ था, अपने मुलेरियन डक्ट से हुआ था, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट भी जो होता है वो क्या होता है, मुलेरियन डक्ट से ही होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम मुलेरियन डक्ट at the end of 8th to 10th वीक, 8 से 10वें वीक के बीच में क्या होता है, मुलेरियन डक्ट से अपने फेलोपियन ट्यूब का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये डक्ट अपन ने जैसे कि बात करी थी मेल में एब्सेंट होती है, क्यों, क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है इसको सप्रेस कर देता है। तो मेल में भी एक डक्ट होती है, ठीक है, उसका नाम है अपने पास वोल्फियन डक्ट। क्या नाम है उसका, वोल्फियन डक्ट, जो कि क्या बनाती है, वेस डिफरेंस बनाती है, ठीक है, एंड एपिडिडाइमिस बनाती है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक चीज इसमें और बच गई हमारे पास, वो क्या, आप सबने देखा होगा, यहाँ पे सारी चीजें अपन को समझ में आ गई होगी, इसके अंदर जो चीज लिखा है। लेकिन गार्डनर्स डक्ट मैंने यहाँ तक बना के छोड़ दी, वो अपन अभी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बनाते तो वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एक गार्डनर्स डक्ट जो होती है, ठीक है, ये क्या एक तरीके से अपना वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर हम बात करें तो ये कैसा ऑर्गन है हमारा, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अपन सबको पता है कि ऐसा ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। ये जो हमारे डक्ट है और ये जो अभी हम बात करेंगे, ये जो इसको हम बोलते हैं, ये जो आपको सिस्ट से दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है अपने हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गेग्नी, ठीक है, मॉर्गेग्नी के हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो ये क्या मोल है एक तरीके से, जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, हमारे कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह किसी में यूज नहीं है। जब अपनी मुलेरियन डक्ट से इस फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो कुछ पार्ट जो होता है वो हमारी गार्डनर्स डक्ट में बनाता है, ठीक है, और आगे जाके किसमें ओपन हो जाती है, हमारे हाइड्रेटेड मॉर्गेग्नी में, ठीक है, जिसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।